नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी आवाज़ सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत भर में गूंजती है और भारत से हजारों किलोमीटर दूर 7 समुंदर पार बैठे भारतीय भी पूरे दिल से इनके गीतों का आनंद उठाते हैं। गाना हो, लिखना हो, कंपोजिशन हो या फिर भजन संध्या में आत्मा को छू लेने वाला प्रदर्शन, इस कलाकार पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा साफ झलकती है। गांव की मिट्टी से उठकर अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर आज ये शख्स बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुका है। चाहे कोई किंग हो, आम आदमी हो या बड़े बड़े राजनेता, हर कोई इनकी कला का दीवाना है। और जब भी किसी नेता को अपनी बात जनता तक गीतों के माध्यम से पहुंचानी होती है तो उनके दिमाग में जो पहला नाम आता है वो हैं आज के हमारे मेहमान। नाम भले ही छोटू हो लेकिन उनके काम, उनकी सोच और इनकी कंट्रोवर्सी हमेशा से विराट रही है। गरीब असहाय लोगों की आवाज़ को गीतों के जरिए उठाना हो, सोशल मीडिया पर सच्चाई को बेबाकी से रखना हो या फिर एक छोटे से कमेंट से पूरे राजस्थान में बड़ी बहस छेड़ देना हो, ये शख्स हर बात को पूरी निडरता से स्पष्ट तरीके से सामने रखता है। तो आइए स्वागत करते हैं भजन गायक से भजन सम्राट बनने तक का शानदार सफर तय करने वाले हम सबके लाडले राजस्थान की मधुर आवाज के धनी आदरणीय छोटू सिंह रावणा जी का। छोट सा कैसे हो आप? अच्छा हूं। मैं पूरे पॉडकास्ट में आपको छोट सा से पुकारूंगा, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि छोटू सिंह रावणा नाम से पुकार सकते हो। छोट सा मेरे लिए बहुत नॉर्मल सा रहेगा और अच्छी से रहेगा जिसमें मैं आपको पुकार सकता हूँ। छोट सा, भजन एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़े बुजुर्ग पहले जुड़े हुए थे, लेकिन आप लोगों की वजह से अब जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी भजनों में इंटरेस्ट लेने लग गए हैं और आप लोग भजन गायक से भजन सम्राट तक बनने तक का आपका एक अपना सफ़र है। बहुत सी मुसीबतें आई होगी इसमें, किस तरीके से परिवार का सपोर्ट रहा, किस तरीके से परिवार ने आपको हर चीज़ में संभाला और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, क्या क्या मुसीबतें थी, शुरू से हम शुरुआत करते हैं और आपकी जर्नी जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपको राम राम। हालांकि आपने शुरुआत में ही कह दिया कि भजन से भजन सम्राट, तो पहले कह दूँ मैं भजन सम्राट नहीं हूँ, छोटा सा भजन गाने वाला हूँ मैं। और हाँ, इतनी कृपा है कि बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। हालांकि बहुत सारी जगह मैं देखता हूँ लोग लगा लेते हैं उपाधि, तो इस उपाधि का बहुत बड़ा महत्व है और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए वो लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी भी शुरुआत है। मैं नहीं मानता कि मैं कहीं पहुँचा हूँ, अभी रास्ते में हूँ और रवाना हुआ हूँ अभी। ये आपकी महानता है, आप कह रहे हैं कि आपकी शुरुआत है। ये आपकी महानता है, आप कह रहे हो कि मेरी महानता है। हाँ ठीक है, सब लोग कहते हैं, लोगों को सबको अपनी अपनी आज़ादी है कहने की। अब कहीं जाते हैं तो सबको मना भी नहीं कर सकते, पर ठीक है। कब आपने पहला भजन गाया था, किस तरीके से इस लाइन में आपकी शुरुआत हुई थी, वो जानना चाहता हूं। हालांकि मुझे शौक़ तो बचपन से ही है, मैं बहुत जगह कह चुका हूँ कि स्कूल के टाइम से मैं गाता था। स्कूल में जब भी कोई कार्यक्रम होता था, चाहे 26 जनवरी को हो, 15 अगस्त को हो, सारे कार्यक्रम में मैं ही फर्स्ट आता था संगीत में। तो अच्छा, और हरे घास की रोटी की क्या कहानी वो है? मैंने वहाँ पहली बार गाया था हमारी सीनियर स्कूल शिव में। वो गाना आपको गाने के लिए कहा भी नहीं गया था, कोई और गा रहा था, फिर आपने कहा कि मैं गाता हूँ वहाँ स्कूल में। उस टाइम मैंने गाना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, आज भी है। हाँ, आप राज्य लेवल पे क्रिकेट खेल चुके हैं? बिल्कुल, तो मुझे बहुत शौक था, तो मैंने फिर मैंने क्रिकेट में मेरा चयन हो गया था, तो मैंने संगीत का बिल्कुल छोड़ दिया था। अच्छा। और क्रिकेट ही खेलता था पूरा टाइम। एक दिन क्या रिहर्सल चल रही थी तो वो लड़के गा रहे थे इसी गीत को, हरे घास, और मेरा फेवरेट, मैं बहुत बार सुना हुआ मैंने इसको, मुझे अच्छी तरह से याद भी था। हाँ। तो मुझे वो चुभने लग गई, मैंने कहा ये गलत गा रहे हैं। तो मैं भाग के गया, मैंने कहा मैं गाता हूँ, रुको ऐसे गाओ। अच्छा। मैं तो उनको बताने गया था ये ऐसे गाओ। हाँ। पर वो हमारे चांद साहब हैं, उन्होंने सुना और उनको बहुत वो लगा कि आपने बहुत अच्छा गाया, तू ही गाएगा। अच्छा। छोटू, मैंने कहा मैं नहीं गाऊंगा, तो नहीं तू ही गाएगा इसी गीत को। और फिर वो बहुत रेस्पेक्टेड आदमी हैं और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे कहा कि आप ही गाओ, तो मैंने कहा मैंने। एक कहानी ये भी है कि जब आपने पहला भजन गाया था तो आप माइक जैसे हाथ में आए थे, आप बेहोश हो गए थे, उसके पीछे? वो तो बहुत छोटा माइक का हाथ में आया तो बेहोश नहीं हुआ था। अच्छा। माइक गाने के पूरा मेरा कार्यक्रम होने के बाद मैं बेहोश हो गया था क्योंकि मुझे नज़र लग गई थी। अच्छा। उसके तो आप उसके बाद पूरा आपने गाया भजन पूरा गाया, उसके बाद फिर मैं नीचे गिर गया। अच्छा। आपने अभी डिस्कस किया कि आप क्रिकेट खेल चुके हैं, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था या मैंने ये देखा है कि 1500 रुपए की भी बहुत कहानी है उसके पीछे। आपको तो वैसे हर गांव के, पर हमारे
बहुत ज़्यादा था उस टाइम। वो विस्तार से बताइए, आपके आपके पिताजी से आप बहुत करीब थे और हर बेटा वैसे करीब होता ही है, लेकिन आपके कैसे संबंध? मेरे पिताजी ने ना, मैं सच कहूँ, उन्होंने मेरे जीवन में मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका ही नहीं। अच्छा। मतलब कोई मुझे नहीं वो दिन भी याद नहीं कि मेरे पिताजी ने मेरे सामने कभी आंख फाड़ के भी कुछ कहा हो, कभी नहीं। अच्छा। कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी किया हो, नहीं, कुछ भी नहीं, कभी नहीं कहा। वो स्कूल का, जब मैं उस टाइम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, मैं 1 वर्ष के लिए पढ़ा था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मास्टर ने बोला कि 1500 रुपये लगेंगे, अगर वहाँ तुम्हारा सिलेक्शन तो हो गया, 1500 रुपये लगेंगे स्टेट लेवल पे खेलने के लिए। हाँ। घर पे गया, घर पे उस टाइम बहुत परेशानी थी, 1500 रुपये आए कहाँ से? हाँ। तो मम्मी जी को बोला, मम्मी जी ने बोला क्या 1500 रुपये कहाँ से लाए, 1500 रुपये? तो फिर मैं नाराज़ होकर हमारे गाँव में एक गड्ढ है जो जर्जर स्थिति में, तो वहाँ जाके मैं बैठ गया। वहाँ नाराज होता था, मैं वहीं जाके बैठ जाता था। अच्छा, आपका वो ठिकाना था बचपन का? हाँ, तो पहले फ़ोन तो थे नहीं। हाँ। किसी बात तो आवाज़ देते थे गांव में, ओ छोटू, तो आवाज़ देते, मैं वापस हाँ नहीं भरता था, उनको पता था कि वहीं बैठा होगा। अच्छा। तो वो फिर मेरे पास आके बैठे, पैसे लेके आए, 1500 रुपये, बोले ये ले पैसे। उनको पता भी नहीं था क्रिकेट क्या है, सच कहूं, उनको पता भी नहीं था क्रिकेट उनको ये भी नहीं पता था कि कहाँ जाएगा, क्या है, बस ये है कि बेटा खुश हो जाएगा। उस 1500 की क्या वैल्यू? बहुत वैल्यू आपके, वो उसकी कुछ पार ही नहीं, कुछ नहीं कह सकते उसका। अब आपने इतना मतलब एक अपना विशाल एक 1500 साम्राज्य खड़ा कर दिया है। जब आप चीज़ें अपने पिताजी के पास लेके गए थे, खैर अभी आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, जब लेके गए थे तो कभी आपको ऐसा लगा कि मैंने वो अचीव कर लिया? या नहीं, उन्होंने भी इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया। उनको है ना अंत समय तक भी पता नहीं था कि भाई मैं बहुत बड़ा गायक बन गया हूँ या इस छोटा। आप अपने पिताजी से बहुत करीब लगते हैं, अभी आप बात करते करते भी आपकी आंखों में आंसू। बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने कभी इस चीज़ को जताया नहीं, वो कभी कहते भी नहीं थे। कभी कोई समाज के किसी कार्यक्रम में या कोई कहीं जाते थे, मेरे कभी कभी कार्यक्रम में 2-4 कार्यक्रम अटेंड किए, वो आते थे ना, तो कभी मंच पे नहीं आते थे। वो बहुत ज़बरदस्ती लोग करते तो मंच पे आते थे, वरना वो ना तो सोफे पे बैठते थे, सामने जाकर बैठते थे, बहुत प्यार से मुझे सुनते थे। उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं घमंड हो, मेरा बेटा इतना कलाकार बन गया है, फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आ गया, बड़ा घर बना दिया, कभी नहीं। एसी घर पे लगाई, वो कभी चालू भी नहीं करते थे उसको। अच्छा, वो अपना बाहर गाय के पास बैठते थे। उन्होंने कभी नहीं किया इस चीज़। और पिताजी का एक आपके ऊपर इतना सहयोग रहा, तो आप सारी बातें उनसे शेयर करते थे? बहुत सी मुसीबतें आपने सही, नहीं, तो उनका क्या हमेशा सपोर्ट रहता? कुछ भी शेयर नहीं करता था उनसे कुछ ऐसी बात भी नहीं कहता था। मैं कितना भी दुखी होता उनसे नहीं कहता था। और उसका रीज़न? क्योंकि उन्होंने भी, हमने देखा है, मेरे पिताजी बहुत मुसीबतों से उन्होंने हमको पाला है, तो उन्होंने हमको कभी नहीं, मैंने मेरे पिताजी को कभी उदास देखा ही नहीं। अच्छा। और मैंने मेरे पिताजी को कभी बहुत ज़्यादा हंसते हुए नहीं देखा। ओके। तो कभी ऐसी कोई चीज़ रही आपके पिताजी ने आपको बोली हो और उसके बाद आपको लगा हो यार ये क्या बोल दिया? मतलब एक ऐसी चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में आज भी उसको उतारते हो, कभी आपको मुसीबत आती है तो आप उस चीज़ को याद करते हो कि मेरे पिताजी ने ये बोला था, ये तो सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, ये क्या है, ये तो बहुत सी छोटी सी चीज़ें, जब मैंने इतनी चीज़ें कर ली। नहीं, पिताजी नहीं कहते थे इस प्रकार की चीज़ें। क्योंकि पिताजी कोई मुसीबत को मुसीबत समझते नहीं थे, कभी नहीं। आपके पर्सनल ज़िंदगी में भी बहुत सी प्रॉब्लम आई, जिस तरीके से आप 1 महीने 10 दिन के आसपास जेल में रहे थे, तो वो पीरियड कैसा था? आपने क्या उससे सीखा और जेल में आपने समय कैसे बिताया? अब मैंने देखा है कि आप भजन लिखते हैं या गीत लिखते हैं तो एकांत में जाके बैठते हैं, आप किसी के साथ बैठ के नहीं लिखते। तो वो 1 महीना 8 दिन का पीरियड आपकी लाइफ का कैसा था? क्या? हालांकि जेल तो सबके दुखी होती है। हाँ। पर विश्वास था भगवती के ऊपर कि आपने गलती किया है तो अपने साथ गलत नहीं होगा, इस चीज़ का विश्वास था। उस चीज़ के लिए मैं कभी दुखी भी नहीं हुआ। वहाँ एक मंदिर था, उस मंदिर में बैठा रहता था मैं पूरा दिन। अच्छा। और जब जमानत हुई, बाहर जाने का टाइम आया, तो मैसेज आता है वहाँ पे कि कल आपको यहाँ से रिलीज करना है। तो वहाँ मेरे बहुत सारे मित्र बन गए थे। मैंने कहा एक दिन और रुक सकता हूँ क्या? बोले जाओ भाई यहाँ से, ये रुकने की जगह नहीं है। वो भी एक अनुभव है जीवन में। छोटा सा मेरे को आपसे एक शिकायत ये है कि देखिए, जब आपके ऊपर इस तरीके की मुसीबत आई, आपके ऊपर पोस्को भी लगा और आप जेल गए, आपके विरोधियों ने इस चीज़ को बहुत उछाला, बहुत बड़े तरीके से बताया। आज भी जब कोई छोटा मोटा आप किसी चीज़ को लेकर एक हक की आवाज़ उठाते हो तो वो पुराने मुद्दे ले आते। आपकी टीम ने, आपकी पीआर ने कभी भी, जब इस मामले को अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, कोर्ट से भी आदेश आ चुका है और ये मामला अब आप निर्दोष आप साबित हो चुके हो, ठीक है, उसके बाद आपकी टीम ने, पीआर क्यों नहीं करा कि भाई हम नहीं थे निर्दोष, हम दोषी थे ही नहीं कभी? तो आप लोग कभी इसके बारे में बोलते नहीं, उसके पीछे क्या है? कोई स्ट्रैटेजी है या क्या है? आपने नोटिस किया होगा, जब मेरे ऊपर पहली बार लगी एफआईआर, तो मैंने सबसे पहला मैसेज
लोगों ने क्या, मेरे जो प्रशंसक थे उस टाइम, तो प्रशंसक समाज के बंधु सब लोग मेरे लिए बहुत भावुक थे कि इसको फंसाया गया है, ये वो सारी चीज़ें। तो मैंने उनको एक वॉइस मैसेज भेजा था, आज भी होगा यूट्यूब के ऊपर। जी। मैंने उसमें ये कहा कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक के लिए हर आदमी दोषी होता है। हाँ। और मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रशंसक जो सत्य के साथ खड़े रहते हैं, जो ईमानदार हैं, मेरे अपने लोग, मेरे भाई, मेरे मित्र जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, कभी भी एक पल के लिए भी कोई आपको ये कहे कि आप गलत आदमी के साथ खड़े हो, ये मुझे कतई भी स्वीकार नहीं। अगर मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, निष्पक्ष जांच होगी और मैं जरूर बाहर होऊंगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तब तक के लिए प्लीज आप मेरे लिए कोई कदम नहीं उठाएं, मेरा आपने सपोर्ट अपने फोटो सपोर्ट किसी तरह से कोई वीडियो डालने सब मना किया था। आपने ये भी मैंने कहा मेरे लिए कोई पोस्ट मत डालो, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ वो सब बाद में देख लेंगे जब होगा तो। आपके ऊपर इतनी मुसीबतें आई, जब इस तरीके की चीज़ें हुई, आपने किसी को फ़ोन किया? ऐसे कोई बंदे थे जिन्होंने आपकी हेल्प करी, या ऐसे कोई बंदे थे जिन्होंने हाथ मोड़ दिया कि नहीं भाई अब हम छोड़? मैंने किसी को बोला ही नहीं, मैं क्यों मदद मांगू, मैंने कुछ मदद मतलब आदमी जब अकेला हो जाता है, जब उसके ऊपर चारों तरफ से पहाड़ टूट पड़ता है दुखों का, तो वो एक तरफ से सोचता है यार मैं इसके पास जाऊंगा शायद ये मेरी मदद एक अच्छे वे में कि अच्छा लॉयर करके दे दे, या फिर मुझे अच्छा आदमी बता दे, कौन सा वकील अच्छा है, किससे मैं बात कर सकता हूँ, किससे अपनी बातें बता सकता हूँ। ऐसे कोई लोग थे जिनको आप पहुँचे उन तक, या उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, या फिर किसी ने मैं किसी के पास गया नहीं। मुझे तो माता जी भी विश्वास, मैं बहुत आस्तिक आदमी हूँ और अपने इष्ट पर बहुत विश्वास रखता हूँ। जब मेरे ऊपर FIR लगी तो मैं घर गया, घर वालों ने बोला तेरी इतनी पहुँच है, सब तेरे जान पहचान वाले हैं, किसी को कॉल लगा। मैंने कहा मेरे फ़ोन में किसी का नंबर नहीं है, मैं किसी को कॉल नहीं लगा सकता। और आपने जेल से आने के बाद घर जाने की बजाय शो करना बेटर समझा? आप 2 दिन आपने जो वो मेरा काम था और करना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो आप देखो लोगों का मेरे प्रति कितना विश्वास था, कितना भरोसा था। जब मेरे ऊपर FIR हुई तब वो केस, जो कार्यक्रम बुक थे उन्होंने कैंसिल नहीं किए, वैसे कैसे थे, और बाहर आने के बाद मैंने किए भी वो कार्यक्रम। जब आप एक जेल से बाहर आते हो, अब आप अभी तक आप निर्दोष साबित नहीं हुए थे, आप बेल पे बाहर आए थे, फिर उसके बाद इतने बड़े मंच पे जाना, इतने सामने लोग थे, आपको एक नर्वसनेस फील नहीं हुई कि यार ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, किस तरीके से बोलेंगे, क्या पता मन में क्या सोच रहे होंगे कि ये आदमी जो आगे खड़ा है इसके ऊपर तो ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे, हम अपने बच्चों को लेके, आपको कुछ ऐसा झिझक हुई या आपने परफॉर्म एकदम फ्री नहीं करा? मुझे कभी कोई झिझक नहीं हुई। और आपको बता दूं, दुनिया बहुत समझदार है और दुनिया पूरी में हर इंसान को अच्छे बुरे का पता है। हाँ, लोग पक्ष में नहीं रह पाते। जैसे महाभारत का आपको किस्सा बता दूं कि महाभारत में सब लोगों को पता था, बहुत सारे ज्ञानी थे, द्रोणाचार्य से लेकर पितामह भीष्म तक सबको पता था कि दुर्योधन गलत है, कौरव गलत है, पांडव सही है, पर फिर भी वो उस पक्ष में खड़े रहे। तो बहुत सारे लोगों को दुनिया में सब चीज़ को पता है, तो लोगों को सब पता था क्या सच होता है, क्या गलत होता है, कौन किस हद तक गिर सकता है, क्या है, तो लोगों को सब पता था। भले ही लोगों के पास सबूत नहीं होंगे, पर लोग तो बहुत समझदार, दुनिया तो समझदार है ना। छोटू से अब छोटू सिंह रावणा आप बन चुके थे, भजन सम्राट बन चुके थे, और अब आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई थी। अब हम आते हैं एक जो अभी रिसेंटली हालिया एक मुद्दा हुआ है। 27 मार्च को आप एक भजन संध्या कर रहे थे, आपको शिव के विधायक श्री रविंद्र सिंह भाटी जी का कॉल आते हैं। क्या बात होती है, किस लहजे में बात करते हैं, क्या शब्द ऐसे आपको बोले जाते हैं जिसकी वजह से आपको FIR करने तक की नौबत आ जाती है? देखो, पूरा प्रकरण आप विस्तार से बताइए कि क्या बोला गया, क्या शब्द यूज़ किए गए, वो सारी। देखो, मैं धमकियाँ तो मेरे पास जब इलेक्शन पूरे हुए तो इलेक्शन के दूसरे दिन से मेरे पास धमकियाँ आने चालू हो गई। इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन की बात? विधानसभा इलेक्शन दूसरे दिन ही इसको ये करना है, इसके कार्यक्रम बंद करने हैं। उसका कारण आपका कैलाश चौधरी जी के साथ? नहीं, कैलाश चौधरी तो उस टाइम विधानसभा में नहीं थे, वो तो लोकसभा में आए थे, और मैंने कोई कैलाश चौधरी जी को समर्थन नहीं दिया था। वो लोकसभा मेरी कोई बात ही नहीं थी। विधानसभा में समाज को लेकर कोई कमेंट था पूनम राजस्थानी के लिए, उसका मैंने विरोध करके मैंने कहा कि ये गलत है, अगर कोई विधायक या विधायक का प्रशंसक इस प्रकार का किसी समाज को गाली देते हैं तो ये आपको हानि हो सकती है और कल तक आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। ये कहकर फिर मैंने उनको समर्थन भी दिया था, पर कुछ लोगों की जची नहीं, वो उसके बाद लगातार धमकियाँ देते थे, तो मैं सीरियस भी नहीं लेता था, क्योंकि मैंने इस बात को मानता कि भाई अगर किसी का प्रशंसक कुछ बोले किसी को, तो उसके लिए उसके ऊपर FIR करवाना ये मेरे हिसाब से सही नहीं था, या फिर उसके खिलाफ एक्शन लेना सही नहीं था। तो मैंने उसके बाद कभी नहीं लिया। रोज़ धमकियाँ आती थी मेरे पास, कभी फ़ोन कॉल पे, कभी कोई मिल जाता था, या कभी कोई प्रोग्राम में, या फिर
कोई इंस्टाग्राम पे लाइव Instagram आकर live बहुत सारे पे, message तरीके से, हाँ, मैसेज पे, कमेंट्स में, मैंने कभी नहीं लिया। जब उस रात को 27 मार्च को। 27 मार्च को मैं भोपाल में कार्यक्रम कर रहा था रात के 11 बजे, ठीक है। तो मेरे भाई के फ़ोन पे, पहले मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उठाया नहीं, हाँ, मेरे भाई के फ़ोन पे फ़ोन आया ओके। उन्हीं के नंबर से, हाँ। तो उन्होंने मुझे बात करवाई। मुझे पता नहीं था भाई मैंने कुछ ऐसा कमेंट किया, नॉर्मल उन्हीं के कमेंट मतलब था। रविंद्र सिंह भाटी जी की बात करें आप? हाँ, हाँ। तो उन्होंने कॉल करते सीधा यही पूछा, कमेंट क्या किया आपने? हम्म, मुझे याद नहीं था, क्यों मैंने ऐसा गलत कमेंट किया नहीं जिसके बारे में मुझे सोचना पड़े। तो मैंने कौन सा कमेंट? बोले वो बच्चे के नीचे कैंसर पीड़ित बच्चे। आपका कमेंट क्या था वो भी मैं पढ़ लेता हूँ जनता के लिए। काश बेटा आप रील स्टार होते तो आपके यहाँ कई नेता आ जाते, आपने किसी नेता का नाम मेंशन नहीं किया जी। तो उस रील में क्या है कि बच्चे ने ये कहा कि कोई मदद नहीं मांगी थी, कैंसर पीड़ित उसने बच्चा कहा कि था। मुझे सिर्फ आपसे बात करनी थी। ठीक मैंने कहा भावुक लगा, मैंने कमेंट कर दिया, और ऐसा कोई कमेंट नहीं था जिसके बारे में मुझे सोचना पड़े, या आपने इंडिविजुअल किसी को हाँ, टारगेट और या फिर किसी नेता को इस कमेंट के लिए सीरियस भी होना पड़े। मेरे हिसाब से बहुत ये छोटी सोच होगी उस प्रकार के कमेंट के ऊपर जाकर। फिर उन्होंने कॉल किया तो मुझे नहीं लगा भाई वो मुझे धमकाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं भाई, ये कॉल कर दिया होगा रात को। फिर उन्होंने जब जिस तरीके से बात करी कि 2 बार पहले भी तेरे को ये हो दिया, रोड का तूने वीडियो बनाया, कोई बात नहीं, इलेक्शन के टाइम भी किया है, उसके बाद भी मैंने तेरे को 2-3 बार जाने दिया, अब ये जो कर रहे हैं सही चीज़ें नहीं हैं, आप जानते नहीं हो। मैंने कहा मैं भी मंच पे हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। लगभग 5 मिनट वो बोले, मैंने उनसे आप ही किया, उन्होंने मेरे से तू किया। अच्छा, तू तड़ांग से बात। अभी वो बाहर न्यूज़ में आके वाला ही कह दे हाँ। कि वो हमारे सम्माननीय हैं, हाँ। और क्या प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनको हाँ। कमेंट नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उनको बहुत प्यार से बात और करनी अदब के साथ जी, समझाया जी, जाता है जी। या फिर उनसे निवेदन किया जाता है। निवेदन किया जाता है जी, बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा मैंने कहा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अपन बैठ के बात करते हैं। बोले ज़रूरी नहीं है बात देंगे, मेरा लास्ट कॉल है, समझ लेना। अच्छा, ये धमकी भरी बात की हाँ। कि ये मेरा लास्ट कॉल है, अब जो भी होगा वो एक्शन होगा, बात नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं मंच पे था, काफ़ी चुभी। मैंने कहा यार कोई ऐसे अपने को सुना के बिना गलती के चला जाए। हाँ, और जिसमें आपने उनको इंडिविजुअल टारगेट नहीं हाँ, किया। नहीं किया। चुप गई। मैंने 15-20 मिनट बाद शो किया। मेरे मन में था, मैंने कहा बस यहाँ से निकलती जवाब दूंगा। मैंने बेगाड़ी में बैठते ही मैंने कहा मैं डरता नहीं हूँ आपसे। आपने वीडियो बना के इंस्टाग्राम सम्मान पे है, डाल दिया। आप मुझे एक हाथ जोड़ के सम्मान दोगे तो मैं पैर पड़ के सम्मान दे दूंगा, वरना सम्मान के बदले सम्मान है। तो आपने प्रोग्राम खत्म होने के बाद इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली। हाँ, वो वीडियो मैंने इसलिए डाली, मैंने आपने देखा होगा, मैंने उस वीडियो में ऐसा कभी नहीं था कि मैं समाज को बोलूँ या समाज के लोगों को कहूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने पहले वीडियो यही डाला था कि उन्होंने कहा मुझे वापस कॉल मत करना, ये मेरा लास्ट कॉल है। तो मैंने उनको कॉल क्यों करूँ भाई? हाँ, जब उसने बोल दिया कॉल नहीं करना, तो फिर मैंने कहा एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि मैं आपसे डरता नहीं हूँ। आपने धमकी दे दी, अपना काम कर दिया, मैं आपसे डरता नहीं हूँ, बस। आपकी और रविंद्र सिंह भाटी जी की एक आपसी विवाद इसको बोल सकते हैं, लेकिन फिर जिस तरीके से दो समाज बीच में आए, जिस तरीके से उनके समाज के आपके समाज का, आपको दुख हुआ ये देख के कि यार ये तो बहुत दुख हुआ। दुख तो हुआ ना, जब अगर कोई गलती होगी या फिर कोई विवाद हुआ तो हम दोनों के बीच का है, एक विधायक का और एक कलाकार का है, मेरा है। फिर उसमें मुझे लेकर पूरे समाज को गाली निकालनी। समाज का कोई आदमी अगर मेरे पक्ष में कोई पोस्ट भी कर दे तो उसको गाली निकालनी, फिर उसमें ये नहीं देखना कि महिला है, पुरुष है, बच्चा है, उसको माँ बहन की गाली देनी, मतलब इतनी हद तक गिर जाना, ये मुझे लगता है बहुत, और इससे समाज आहत हुआ है। भाटी साहब के समर्थकों ने किया है? हाँ। अच्छा। तो उससे फिर पूरा समाज आहत होता है। अच्छा। पूरा समाज इस चीज़ से दुखी है, यार हम तो आप हर जगह साथ देते हैं और आप ऐसे प्रकार से गाली देते हो। जो अब चाहे लोकसभा इलेक्शन हो चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, उस टाइम जो साथ खड़े थे बेचारे रो रहे हैं, सब बोल रहे हैं। अच्छा, जो उनके साथ में थे, जो लोगों ने उनका सपोर्ट किया, अभी वो दुखी है, सब दुखी है, रील्स के माध्यम से डालते हैं बेचारे। तो रविंद्र सिंह भाटी जी के जो समर्थक है वो कहते हैं कि छोटू सिंह जी ने जो भी ये पूरा प्रकरण करा है वो भाजपा के समर्थन में करा है। भाजपा के नेताओं ने उनसे कहा है कि आप इस तरीके की चीज़ करिए, रविंद्र सिंह भाटी जी को बदनाम करिए, और उसके बाद इन्होंने रील डाली, इस तरीके से बात बोली। रविंद्र सिंह जी बोलते हैं हमने तो ऐसा कुछ फ़ोन करके नहीं बोला, निवेदन ही करा। उस पर आपका क्या बोलना, आपका क्या कहना चाहिए? देखो, अगर किसी के कहने के, मैंने उस दिन जब FIR करने गया तो मैंने सब 1000 लोगों के सामने, वहाँ जितने लोग बैठे थे, हज़ारों लोगों के सामने मैंने एक चीज़ कही। रविंद्र सिंह दूर नहीं थे उस दिन, या तो बाड़मेर होंगे या शिव में होंगे। आ जाओ बैठ के, उनको कसम खाने का बहुत शौक है। मैंने कहा आ जाओ बैठ के कसम खा लेते इस बात पे कि मुझे किसी ने कहा हो, भड़काया हो। मैं आज भी कहता हूँ, मेरे ना तो किसी के भड़काए में कभी मैं आता हूँ। मैं जो फैसला लेता हूँ मेरे ऊपर ही, मेरे आधार पे ही लेता हूँ। बहुत सोच समझ के लेता हूँ मैं फैसला।
कुछ समय पहले आपकी शिव पावर प्लांट में जो स्थानीय नेता हैं बीजेपी के, उनसे आपकी मुलाकात हुई और उसके बाद 1 महीने के बाद ये पूरा प्रकरण हुआ, तो लोग उसको भी, उस मुलाकात को भी इससे जोड़ रहे हैं कि नहीं, पावर प्लांट में नहीं, वो सर आप स्वरूप सिंह की बात कर रहे हैं? हाँ जी, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह जी पावर प्लांट नहीं है, वो वहाँ राणा जी की बस्ती हमारे पास गांव है, वहाँ बैठने के लिए आए थे और वो वहाँ से जा रहे थे, तो जिस रोड से वो गुजर रहे थे उस रोड के ऊपर ही हमारा घर है और पीछे गार्डन है, तो आके वहीं पीछे बैठ गए मेरे पास चाय पी। और वो हमारे गांव के हैं, आसपास के लोग हैं, कोई भी आएगा, चाहे रविंद्र सिंह आएंगे तो मैं भगूंगा थोड़ी उनको। हाँ। आओ बैठो मेरे घर वो पे। आपकी एक नॉर्मल बैठक थी। वो बैठक थी नॉर्मल। अब उसको वो रोड मैप बना रहे, मतलब ये पूरी एआई टीम लग जाती है, फिर उसको रोड मैप बना रहे हैं। बोले ये यहाँ से उनके घर पे आए, फिर ये यहाँ योजनाएं बनी, फिर ये हुआ, और फिर रविंद्र सिंह पाटिल ने कॉल किया। मैंने कहा फिर ये रविंद्र सिंह भी हमारी योजना में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, मतलब तो कॉल करना ये सब बहुत छोटी मानसिकता है, इस तरीके की विचार बनाना। आपकी पार्टी साहब के खिलाफ कभी चुनाव लड़ने की मंशा है? नहीं, मेरा ऐसा कभी नहीं। मेरा सच में कहूँ ना, मुझे लोग पूछते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, लोग उकसाते हैं, तो मैं उनको साफ मना नहीं कर सकता, भाई मैं नहीं लड़ना हूँ। जीवन में कभी कैसी परिस्थिति आ जाए, लड़ना पड़ेगा तो लड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर इस चीज़ में चोरी करना, डाकू बनना या फिर झूठ बोलना, ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता। हाँ, सेवा करने का मौका मिला तो ज़रूर करूँगा, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रविंद्र सिंह के सामने जाकर खड़ा हूँ या किसी भाई के सामने जाकर खड़ा हूँ। मेरा ऐसा वैसे कोई मनसा नहीं है। और आपको विपक्ष में कौन है उससे लेना देना नहीं है। अगर जनता की सेवा करनी होगी और आपको चुनाव लड़ना होगा तो आप बिना झिझक कौन है उस बिना देखे आप अपना चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, ये आपका कहना है। हाँ, अगर मौका मिला तो ज़रूर करेंगे, इसमें कोई। छोटा सा, आप भजन कलाकार होने के साथ साथ शिव के मतदाता भी है। पिछले 2-2.5 साल का जो भी कामकाज है उसको आप कैसे देखते हैं? कामकाज हुआ ही नहीं, देखूँ क्या? अच्छा, शिव में कोई कामकाज नहीं हुआ? फिलहाल तो नहीं देखा मैंने कुछ भी। किसी तरह से रोड का निर्माण होना, पानी की लाइन आना, या फिर किसी तरह से? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये आप अपना बता रहे हो या आप जनता की राय बता रहे हो, जितना आपने देखा है? जहाँ मैं वैसे जनता से पूरे शिव में घुमा हुआ हूँ। अच्छा, कोई एक आधा गांव या 2-4 गांव में कहीं कुछ हुआ हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शिव विधानसभा में विकास हुआ ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। ये जो पूरा विवाद हुआ उसके बाद, और हालांकि मुझे इस चीज़ से मैं कह रहा हूँ ना कि लोग कहेंगे आपको विकास की बात क्यों छड़नी है, तो मुझे इस चीज़ से अभी ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास समय आएगा तो वो अपने आप विकास कर लेंगे, या फिर उनके पास जब इस चीज़ की पहुँच आएंगी या उनको उनकी कार्यशैली बढ़ेगी तो वो अपने आप करेंगे। मुझे इस चीज़ से कोई अभी लेना देना भी नहीं है। हाँ, जो चीज़ देखते हैं कि यहाँ कुछ हुआ नहीं है तो हमको लगता है कि ये इसके बारे में, जैसे मैंने रोड का वीडियो डाला तो मुझे लगा यार ये रोड इतने टाइम से टूटी हुई है, इसको लगभग 3-4 साल हो गए। तो आप ज्वलनशील मुद्दे तो उठाते हो जब आपको लगता है कि नहीं, मैं मुद्दा तो बिल्कुल शांत ठंडा पड़ा उठाता हूँ। मुद्दा जल जाता है अपने आप मेरे हाथ लगाते ही। नहीं, बट आप ऐसे ही मुद्दे उठाते हो जहाँ से आपको लगता है कि नहीं ये मुद्दा तुल पकड़ लेगा। नहीं, मैं बिल्कुल ठंडा मुद्दा पड़ा रहता है, जिसके मुद्दे का कोई मतलब नहीं है, उस मुद्दे को हाथ लगाता है वो जल जाता है वो। तो ये फिर कैसे हो जाता है? अब मेरे एक कमेंट में क्या था, देखो ना। हाँ, नहीं, आपके कमेंट में कह रहा हूँ, वही तो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ जिसको किसी को ठेस पहुँचे या तो कोई दुखी हो। आप भी सोचो, मैं कलाकार हूँ, दुनिया भर में कार्यक्रम करता हूँ, पूरे भारत में सब जगह। मैं तो चाहता हूँ लोग मुझसे बहुत प्यार करें, जुड़े, खूब आशीर्वाद दें, पर मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता कोई मुझे डराए। अब मेरे कार्यक्रम में कोई हो हल्ला करता है, मेरे खिलाफ नारे लगाते हैं, मेरे को काले झंडे दिखाते हैं, तो मैं उनसे दुखी नहीं होता हूँ। पार्टी वाले होते हैं ना, वो मुझे कहते हैं कोई नहीं, इनको करने दो, आप तो मस्त सत्संग करो, आप हम सब आपके साथ हैं। तो वहाँ 2-4-5 लोग ऐसे होते हैं जो ये सब करते हैं, तो मैं उससे दुखी नहीं होता हूँ। मैं तो उस समय का इंतज़ार करता हूँ जब इनको इस चीज़ का पछतावा होगा कि यार गलत किया मैं उस आदमी के साथ। आपके संबंध भाजपा के बहुत से नेताओं से, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब हो या फिर कैलाश चौधरी जी हो, आप बहुत भाजपा के वसुंधरा राजे जी के लिए भी आपने गाना गाया है, तो बहुत लोगों से फिर इस तरीके के आपके भाजपा के नेताओं से संबंध है, और फिर आप एक निर्दलीय के खिलाफ की निर्दलीय के विकास, जो आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, उसको मुद्दा बनाते, तो उनके जो समर्थक है वो कहते हैं कि ये भाटी साहब की छवि खराब करने की कोशिश की जाए। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मेरे भाजपा वाले भी कनेक्शन में हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, चाहे आरएलपी वाले हैं, तो भी वो सब मेरे लिए सब बराबर है। मैं गायक हूँ, मुझे जो बोलेगा मैं उसके लिए गा लेता हूँ। मैंने कांग्रेस के लिए भी गाया, मैंने बीजेपी के लिए भी गाया। अब निर्दलीय चित्तौड़गढ़ में है वो आक्या जी, वो निर्दलीय नहीं है क्या? उनके लिए भी गया मैं, उनके जन्मदिन पे मैंने कार्यक्रम किया। उसके बाद वो निर्दलीय खड़े हुए, वो विधानसभा में जीते भी बहुत लाखों वोटों में। ऐसा कुछ नहीं है। शिव का मुद्दा मैं इसलिए उठाता हूँ कि शिव मेरा क्षेत्र है। अच्छा, मैं वहाँ का एक नागरिक हूँ, और मैं नागरिक हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे एक वीडियो डालने से लोगों तक, सरकार तक बात पहुँच जाए।
मुझे पता है कि एक विधायक अपने घर से तो रोड बना नहीं पाएगा, हाँ। तो क्या पता विधायक की नहीं सुन रहे तो अपन आगे तक पहुंचा दे ये वीडियो, तो इस चक्कर में बनाते हैं और वो अपने ऊपर ले लेते हैं। आपको 27 मार्च को धमकी दी गई, आपको ये भी कहा गया कि देख लेंगे, उसके बाद आप शिव जाते हो, एक एफआईआर दर्ज करवाते हो। अब आपकी क्या ये अपेक्षा है कि क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हैं? छोटू सिंह रावणा क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मेरे चाहने से कार्रवाई नहीं होगी ना, कार्रवाई तो जो कानून में लिखी होगी उस प्रकार से नहीं, होगी। आपकी क्या अपेक्षा है? कि मेरी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि सब चीज़ शांति हो, अच्छा हो, और इस प्रकार की धमकियाँ हैं ये समाज के लिए भी ख़राब है, व्यक्तिगत मेरे लिए भी ख़राब है। आपको क्योंकि मेरा धमकी दी गई, उसके बाद बहुत कॉल से, विदेशों के नंबर से। कोई सुरक्षा फेक आपने नंबर। मांगी है सरकार से? सुरक्षा के लिए एक बार बाड़मेर में जरूर बोला था, फिर उसके बाद कोई इतना सुरक्षा के लिए कुछ सरकार ने किया नहीं है। फिर मैंने कहा इस चीज़ के लिए बार बार भीख तो आप मांगना अपनी अच्छी बात पर्सनल सिक्योरिटी रखते हो? नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही घूमते हो? जब आपको बाहर से कॉल आ रही है, यहाँ से धमकियाँ मिल रही है, तो आपको तो अपनी जान अपने- की तो परवाह करनी चाहिए कम से कम। तो क्या है, अपन मर जाएंगे तो कौन सा किला डूब जाए। अरे नहीं नहीं, आप राजस्थान के एक प्रसिद्ध कलाकारों में से, और कलाकार खूब छोड़िए, आते हैं आपको कलाकार। बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। खूब आते हैं लोग, आप- भूल जाते हैं 10 दिन में अच्छे अच्छे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा। आपको इस पूरे प्रकरण में किससे उम्मीद थी कि कोई आपको सपोर्ट करेगा, और उन्होंने फिर आपको सपोर्ट नहीं किया? जैसे ये पूरा मैंने किसी को बोला ही नहीं सपोर्ट। किसी से आपने बीजेपी, कांग्रेस, किसी से नहीं। जब आप एफआईआर क्यों, मैंने किसी से कोई सपोर्ट नहीं मांगा, बस समाज से जरूर निवेदन किया मैंने। वो इसलिए कि समाज खुद भावुक हो रखा था। उसका कारण ये था कि अकारण आप एक तो धमकियाँ देना, ऊपर से फिर समाज को गाली देना, समाज पूरे में रोष था। और जब मैं बाड़मेर गया तो मैंने समाज के लोगों के बीच में एक बात भी रखी। मैंने समाज के लोगों को, सब मेरे मित्र भाई सब आए हुए थे, मैंने कहा मैं एफआईआर करने जाऊँगा तो उससे कुछ ऐसा होना नहीं है, सरकार उनको पाबंद ही करेगी इससे। ये तो है नहीं भाई उनको जेल भेजेगी, ऐसा कुछ होता नहीं है इस प्रोसेस, धमकी देने तक, वो तो मरने के बाद की बात है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पर आप लोग सब इस चीज़ से आहत हो और आप सब चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप सब आओगे तो मैं ज़रूर एफआईआर करूँगा, वरना मुझे एफआईआर करके क्या करना है, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, जिस दिन होगा वो देखा जाएगा, वो तो क्या। तो सब लोगों ने कहा कि बिल्कुल हम जिस चीज़ से दुखी हैं, और इस प्रकार का हर बार जब भी कोई आप आवाज़ उठाते हो, कोई बात होती है, पूरे समाज को गाली देना, हम सब दुखी हैं इस चीज़ के लिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर जब हमने 4-5 लोगों के ऊपर मुकदमा करवाया। छोट सा आप एफआईआर दर्ज कराने गए, आपके समर्थन में एक महिला आई थी, पूनम राजस्थानी, उनको धमकियां मिल रही हैं खूब। अब देखो ना, उस बहन की क्या गलती है, उसको कहा धमकियाँ, तो चलो ठीक है यार, आप एक बहन से बात कर रहे हो, भाई के क्षेत्र के आदमी है, इतनी ओछी हरकत, इतनी गंदी तरीके से कैसे बात करते हैं अपने घर पे माँ बाप से? आपको दुख हुआ ये सब? बहुत दुख हुआ। कितने अच्छे लोग, कम से कम सोचना चाहिए आप कितनी अच्छी हरकत कर रहे हो। एक महिला के साथ आपको कम से कम, आप एक महिला के साथ जिसको आप थोड़ी देर पहले बहन बोल रहे थे, अब आप उसको गालियाँ दे रहे हो, कम से कम आपको सोचना चाहिए। आप ये अपेक्षा करते कि कम से कम रविंद्र सिंह भाटी जी को बाहर आके ये तो कहना चाहिए कि पूनम राजस्थानी को टारगेट ना किया जाए। हाँ, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने वो इस चीज़ को बोले नहीं चाहते। मेरे हिसाब से वो चाहते हैं कि मैं इलेक्शन के टाइम से देख रहा हूँ, वो चाहते हैं शायद उनको गालियाँ पड़े। गालियाँ पड़े आप? हाँ, क्योंकि उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि रावण राजपूत समाज को इस प्रकार की गालियाँ ना दे, वो समाज हमारा अपना समाज। हाँ, उनको अभी पिछले बार उदयपुर में जरूर पूछा तो वो हमारा अपना है, हमारे साथ है सदैव। ये नहीं कहा कि उनको जो गालियाँ दिए वो प्रशंसक, मेरे प्रशंसक नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप मेरी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। जिस तरीके से उन्होंने वो कुमावत जो उनका प्रकरण हुआ था उसमें कॉन्ट्रैक्टर के लिए बोला था कि ये हमारे समर्थक नहीं है, अगर ये इस तरीके की धमकी देते हैं किसी आम आदमी को, तो आप अपेक्षा करते हैं कि पूनम राजस्थानी को जो गालियाँ दे रहे हैं, किसी का उन्होंने नाम लेकर नहीं बोला। उनको लगता है कि मैं इनका नाम ले लूँगा तो ये बहुत फेमस हो जाएंगे। उनको ऐसा लगता है, वहम है उनको ये चीज़ का। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक राजनेता को उनको नाम लेके बोलना चाहिए। मेरे लिए नहीं बोले, मैंने उनका विरोध किया होगा, मेरे लिए नहीं बोले, कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा फेमस होने का शौक नहीं। पूनम राजस्थानी के लिए उनको बोलना चाहिए कि पूनम मेरी बहन है, आप इस प्रकार से अगर पूनम राजस्थानी की गालियाँ देते हो तो आप मेरे समर्थक नहीं हो, उल्टे मेरा नुकसान करने के लिए पैदा हुए हो, ये उनको बोलना चाहिए। और आपने अभी जिक्र किया कि आपके समाज को जब गालियाँ देते हैं रविंद्र सिंह भाटी जी के समर्थक, तब भी उन्होंने कभी खुल के ये नहीं बोला कि रावणा राजपुरोहित समाज को कोई गालियाँ ना दे? नहीं बोला। उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है आपको लगता है? वो तो वही जानते हैं। मतलब फिर भी आपका अपना अंदाजा क्या हो सकता है? मेरे अंदाजे मेरा ये है कि जब मैंने इलेक्शन के टाइम मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया था इनके ग्रुप का, हाँ, आज भी मेरे पास सेव होगा वो। हाँ। उन्होंने कहा था कि अभी वो इलेक्शन से 24 घंटे पहले की बात है, मतलब 24 घंटे के लिए सारी चीज़ें रोक दी थी। हाँ। एक भी कमेंट गलत नहीं हुआ। हाँ। यानी किसी न किसी के नियंत्रण में था ये
जो कमेंट करवाई किसी न किसी नियंत्रण था। अच्छा, ये पूरा आपका कहना है कि ये प्री प्लान चल रहा था कि समाज को टारगेट करना है, किसको नहीं करना है और कब करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, बिल्कुल नियंत्रण था। उस ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट कुछ, क्योंकि हमारे भी लोग भी उस ग्रुप में जुड़े हुए थे, समाज के लोग, तो उस ग्रुप से एक मैसेज आया कि अभी इलेक्शन हो रहा है, तब तक कोई गाली मत दो, इसके बाद इस गोले को देख लेंगे। ये किसका मैसेज था? ये कोई उन्हीं के ग्रुप का था। और उनके ग्रुप में कितने लोग हैं अंदाजा? उनके तो हजार हो गए। अब इलेक्शन के टाइम तो बहुत सारे लोग ग्रुप में जुड़ जाते हैं। आपका कहने का मतलब उस ग्रुप में ये मैसेज भी मौजूद है? अब वो मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मेरे पास उनके नंबर नहीं थे। और क्योंकि उनके नंबर जो मेरे पास थे वो शायद उस ग्रुप में ऐड भी नहीं हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। पर ये है कि जो आदमी पहली बार विधायक बना है तो कैंपेनिंग में इतनी मेहनत कर रहा है। यूज किया है, बिल्कुल। वो शब्द किसके लिए यूज किया गया था? आपके लिए? हाँ, मेरे लिए। कि हम क्या आप दोहरा देंगे? उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन है, अभी कोई भी कमेंट समाज के ऊपर से नहीं करो, इसके बाद में इस गोले को देख लेंगे। गोले को देख लेंगे, ये शब्द उस बिल्कुल यूज किया गया। आज भी मेरे फोन में वो सेव होगा। अच्छा, अगर आप हमें वो स्क्रीनशॉट दे देंगे, हम अपने इस अगर आप जरूर कभी किसी ने सबूत मांगा तो मैं जरूर ढूंढूंगा। सबूत के लिए बस इसी के लिए जरूर ढूंढूंगा मैं इसको। हाल ही में शिखर में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन राठौड़ साहब ने आपको खुला समर्थन दिया और कहा छोटू जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इस स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ। भजन रुकते ही माइक लिया हाथ में और उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई आप आगे बढ़ो। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप किसी से लड़ाई झगड़ा करो, टट्टा करो, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा अपन भजन में आगे बढ़ो, श्याम बाबा आपके साथ हैं, लोग आपके साथ हैं, आराम से भजन करो, मस्त आनंद करो। ये बोल। आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी को लेकर, जब भी आप बीजेपी के नेताओं की बात करते हैं। मैंने जहाँ तक पढ़ा था आपके पिताजी नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो और वो हमेशा से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तो कुछ नहीं सुनना चाहते थे, कुछ अच्छा, नहीं। हम कभी मजाक में कह देते थे तो गुस्सा हो जाते थे इस चीज़ में। तो एक ही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। हालांकि वो उन्होंने आपसे कभी इच्छा जाहिर करी कि मुझे एक बार मिला लो या मुझे देखना है? नहीं, वो कभी वो कोई ख्वाब नहीं देखते थे। अच्छा, तो आपने कोशिश नहीं करी? आपके संबंध? हाँ, मेरी इच्छा थी। अच्छा, मेरी इच्छा जरूर थी। हाँ। वो अपने कनेक्शन भी नहीं थे इतने कि अपन मोदी जी से मिल सके। हाँ, बट अब तो हो गए थे। मतलब आपके पिताजी का तो 1 साल हुआ है स्वर्गवास हुए? नहीं, अब कहाँ है, मोदी जी से थोड़ी मिल सकता हूँ। नहीं, बट उससे पहले तो अभी भी कहाँ है, मोदी जी से थोड़ी मिल सकता हूँ। कहीं सभाओं में कहीं तो मिलना इन द सेंस ऐसे नहीं तो कम से कम उनको। हाँ, जिस दिन योग्य हो जाएंगे वो बुलाएंगे या फिर कभी किसी सभा में मिलेंगे तो बात करेंगे। मैं अभी ऐसे फेंक दूंगा हाँ अभी मोदी से मिल लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। छोटा सा आपके साथ कंट्रोवर्सी हमेशा से जुड़ी रही है। छोटू सिंह रावना जी का जहाँ पे भी नाम लेता है कुछ ना कुछ छोटी मोटी कंट्रोवर्सी। ये पता नहीं मेरे क्या है, मेरा कोई भी नाम है अगर लिख देना इंस्टाग्राम के ऊपर, तो या तो उसकी पहली तो रील उसकी वायरल हो जाएगी, दूसरा या तो उसको गालियाँ मिलेगी बहुत सारी, या फिर उसको बहुत सारा प्यार मिलेगा। आपकी जर्नी, जैसे संगीत की हमने बात करी, आपकी जर्नी राजस्थान की जैसे स्कूल से स्टार्ट हुई, फिर आप चेन्नई गए, हैदराबाद गए, फिर आप हरियाणा आए और हरियाणा के में आप संगीत सीख रहे थे। तभी आप डिसाइड किया आनंदपाल जी के एनकाउंटर होता है, फिर आप राजस्थान आते हैं, बोली तलवारें आप गाना लिखते हैं और उसकी क्या स्टोरी है। और आपको उस टाइम पे ये नहीं लगा यार मैं किस मामले में कूद रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रोका भी मुझे इस चीज़ के लिए। हाँ, जब मैंने गाया, पर मैं बहुत दुखी था। हालांकि मैं तो उस टाइम ना तो आनंदपाल सिंह जी के परिवार को जानता था, ना मैं कभी मिला, ना व्यक्तिगत हमारा कोई परिचय, ना मैं उनके बारे में इतना जानता भी था। पर उनके 2-4 वीडियो ऐसे आए थे जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं आगे जाकर ये सब चीज़ें छोड़कर अच्छे रास्ते पे, मतलब बहुत सारे उनके ऐसे वीडियो भावुक थे। वो समर्पण करना चाह रहे थे कि जो मेरे से हो गया वो हो गया जो मेरे हो गया, आगे जाके मैं सब चीज़ें छोड़ के मैं अच्छा व्यक्ति बनने की, मतलब उन्होंने वो वीडियो मुझे बहुत भावुक लगा। और फिर उसके बाद उनका इस तरीके से एनकाउंटर होना, मतलब सभी दुखी हुए थे, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई इस चीज़ रास्ते को छोड़कर अच्छे रास्ते पे आना चाहे तो उनको मौका मिलना चाहिए। लोगों ने धोखा करके उनके साथ किया तो ऐसा हमको लगा कि यार बहुत गलत हुआ। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, हर आदमी जैसे वो राम जी के वो सेतु बनाने के समय वो गिलेरी वो रेत से लपेट के जा रही है, मैंने कहा मैं गा सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं मेरी आवाज़ से किसी भावनाओं को जगा सकता हूँ, उनको लड़ने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। मैंने वो किया और वो गाना बाकायदे बहुत चला। तो आपको उस टाइम डर नहीं लगा कि ये गाना मैं ऐसे रिलीज? बहुत सारे मुझे लोगों ने रोका भी। मेरे शुरू से मैं डरता नहीं हूँ किसी भी चीज़ से। अच्छा, ये आप लीडर अपना मैं कुछ भी नहीं, मेरे पास जब कुछ भी नहीं था, अब थोड़ा बहुत कुछ है भी तो मैं यही समझता हूँ मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए मुझे कभी कुछ खोने का डर नहीं रहता। छोटा सा आपका माउंट आबू से एक गहरा लगाव है। मुझे जहाँ तक पता है थोड़ा सा कि आप 1 आधा महीना या 2 महीने के लिए पूरी तरह से सब चीज़ों से दूर रह के वहाँ जाते हो, एकांत में आप रहते हो। क्या कहानी है? क्या आपको वहाँ पे कुछ ऐसा
एक ऐसा अनुभव होता है जो अच्छा लगता है। पहली चीज़, मुझे बचपन से जंगल से बहुत प्रेम है। अच्छा। जंगल, पहाड़, इन चीज़ों से मुझे बहुत प्रेम है। तो फिर मैं जब पहली बार आबूराज गया तो मुझे बहुत सुकून मिला, अद्भुत। मैंने कहा यही जगह है जहाँ अपने को ज़िंदगी बितानी है। इधर उधर घूम रहे कोई बात नहीं अभी तो आखिर जाके अपना वही ठिकाना है, कहीं ना कहीं जंगल में पड़े रहेंगे। तो उस चक्कर में मैं जब अभी मैं सावन महीने में पूरा मैं वहीं रहता हूँ। खूब बारिश होती है, खूब झरनों में बैठे गुफाओं में आनंद लेते हैं। बहुत अद्भुत अनुभव होता है। वहाँ पे आपको कोई किसी तरह की दिव्य दृष्टि या ऐसा कुछ सब अनुभव कुछ हुआ? दिव्य है, महसूस करने पे है। मैं कुछ अनुभव हुआ आपको कि ऐसा कि एकदम कि यार ये बहुत अनुभव क्या हुआ वो आप मुझे। शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? मैं एक बार मैंने बोला भी था, और मैं नहीं चाहता मैं उस चीज़ के लिए बार बार बोलूँ भी। नहीं प्लीज। पर वो बहुत दिव्य, वो स्थान में जहाँ रहा था मैं, चपकेश्वर महादेव, वो बहुत दिव्य स्थान है। मैं जब उतरज शेरगांव होकर रास्ता जाता है, उतरज गया तो मुझे लोगों ने टोका, बोले वहाँ जा रहे, वहाँ मत जाओ, वहाँ तो पिछले 30 साल से कोई नहीं रुका है। एक बार एक केरला का कोई साधु रुका था, फिर उसको 4 लोग कंधे पे उठा के लेके गए, इतना बीमार पड़ गया 4-5 दिन के अंदर। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर वहाँ से आगे आया, तब शेरगांव में भी एक महिला से जब मैंने वो सूखी लकड़ियाँ मांगी, क्योंकि पूरी बारिश थी। मैंने कहा जाके खाना कैसे बनाऊंगा, तो मैंने कुछ सूखी लकड़ियाँ उनसे आप किसको लेके जाते साथ में? साथ में मेरा मित्र थे, आपके दोस्त यार जो हाँ मेरे मित्र थे, अब तो नहीं रहे वो। अच्छा। विक्रम सिंह नाम था उनका। अच्छा। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा। मेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति अभी तक मुझसे मिला नहीं। वो निस्वार्थ भाव से, बहुत गरीब परिवार से था वो। अच्छा। पर इतना निस्वार्थ भाव से था, मतलब उसके लिए मैं कोई शब्द नहीं है। ऐसे जीवन में मेरा ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं मिला। मैं तो उसी कहानी पे आते हैं, आपने लकड़ियाँ मांगी सूखी फिर? हाँ, वो सूखी लकड़ियाँ मैंने मांगी तो उन्होंने भी मुझे वही टोका, बोले वहाँ आप ज़्यादा दिन रुक नहीं पाओगे। हाँ। वहाँ तो हम लोग भी नहीं रुकते हैं रात भर। मैंने कहा कोई नहीं, आज तो जाना तो देख लेंगे। फिर मैं वहाँ आया तो मुझे बहुत पहले तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि वो विक्रम सिंह आए मेरे भाई, उन्होंने वो एक छोटी सी कुटिया थी टूटी फूटी, उसको उन्होंने थोड़ा सा ऐसे साफ़ किया और मेरा सामान बैग उसके अंदर रखा। फिर मुझे बोले यार मैं तो जाता हूँ। मैंने कहा रात रुको ना। बोले नहीं, मेरे तो कल काम है। और ऐसे करके वो निकल गया। मैंने कहा मैं भी समझता हूँ वो होटल में काम करते थे। मैंने कहा कोई नहीं, आप जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे करके मैं उस टाइम वहाँ माउंट आबू में तो, आबूराज में तो मतलब उस मौसम में बादल होते हैं तो वो 4 बजे तो सूर्यास्त थोड़ा वैसा लग जाता है। और फिर वो वहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा वो पहाड़ के गहराई में था। तो 4 बजे के आसपास वो छोड़ के गया, बिल्कुल हल्का हल्की सी रोशनी। गया भगवान के आगे, मैं तो आंखों में आंसू टपक रहे। मैंने कहा यहाँ क्यों बुलाया भाई, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए तड़फा हूँ साल भर तक। मुझे वहाँ जाना है, मतलब इस चीज़ के लिए। घर वालों को बहुत मनाया मैंने। आबू में मेरे मित्र रहते हैं महेंद्र सिंह जी परमार, वो मुझे हमेशा मना करते थे नहीं जाने दूंगा वहाँ अकेला, तो किसी भी हालत में नहीं रहने दूंगा, मैं साथ में रहूँगा, किसी को रखूँगा, नौकर रख लेंगे वहाँ ये। मैंने कहा नहीं, अकेला ही रहूँगा। तो बहुत मुश्किल से मनाया। तो वहाँ जैसे खड़ा हुआ, मैंने कहा भगवान इस जंगल में मुझे क्यों बुलाया भाई, इतना घना अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा है, चारों तरफ गुफा है, जानवरों की आवाज़ आ रही है, पानी की आवाज़ आ रही है, दूसरा कुछ भी नहीं। फिर एक गजब का विश्वास, गजब का चमत्कार, मतलब वो एक महीना बिताना मेरी ज़िंदगी का सबसे अद्भुत वो महीना होता है। क्या कुछ आपने कुछ अनुभव किया वहाँ पे? हाँ, अनुभव तो आप देखो, प्रकृति में कण कण में भगवान है। मैं कहूँ तो वहाँ जाते ही हर जीव आपको देखता है तो आपके पास आ रहा है, आपको महसूस कर रहा है, ऐसा लग रहा है अपन सबसे बातें कर रहे हैं। मतलब इतना ज़बरदस्त अनुभव है। छोटा सा, आप बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है। बीच में आपने चप्पल छोड़ दी थी, उसके पीछे की क्या मन्नत थी? अभी आप चंदन लगाए हो, साथ ही साथ आपकी माँ भगवती पे बहुत बड़ी आस्था है। आप हर शब्द में, अगर मैं भी आपको कभी कॉल करता हूँ, मैं बोलता हूँ छोटा सा प्रणाम, तो आप कहते हो प्रणाम माँ भगवती को। ये मैंने देखा आपका। तो कैसे ये भाव आपके अंदर कैसे आया? एक भजन कलाकार में होता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता है, बट वो बाहरी भी होता है। बहुत से भजन कलाकार होते हैं जो अंदर से पूरी तरह से वो आधुनिक जीवन जी रहे हैं, अपना बढ़िया मॉडर्न जीवन जी रहे, और जब वो भजन संध्या के लिए जाते हैं तो वो भजनों की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं। लेकिन आप में ये दिखता है, आपने चंदन लगा रखा है, वो जो मैं जब भी आपसे मिलता हूँ ये मेरे को दिखेगा। बीच में आपने चप्पल छोड़ रखी थी, वो भी। हाँ, चप्पल तो मैं 4 महीने वैसे, वो ऐसा कुछ नहीं मैंने कुछ मांग रखा, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन गुरुजी जब वहीं मैं आबूराज में था ना गुफा के अंदर, तो लास्ट दिन गुरुजी मेरे से वहाँ आए थे दर्शन देने। तो गुरुजी पधारे वहाँ पे, तो मेरे भाई भी साथ में उनके आए थे। तो उन्होंने फ़ोन करके भाई को, किसी को वो सामान लेके आ रहा था, उसको बोला कि इनके चप्पल भी लेके आना, चप्पल नहीं है इसके पास। पूरे पैर मेरे ख़राब हो गए थे, पूरे पानी में चलने से पैर ख़राब हो जाते हैं, पूरे पैरों में खून आ रहा था। बोले चप्पल लेके आना। तो गुरुजी ने से कहा नहीं, ये नहीं पहनेगा, 4 महीने मत पहना चप्पल।
तो फिर उसके बाद मैंने 4 महीने सावन के चप्पल छोड़ दिए। अच्छा, तो 4 महीने आपने पूरे चप्पल अभी पहने? नहीं पहनता हूँ 4 महीने सावन में। छोटा सा भजन, अभी जितनी भजन संध्या होती है ये एक व्यवसाय बन चुका है। बड़े बड़े कलाकारों को बुलाना है, बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी करनी है, बड़े बड़े राजनेता भजन संध्या कराते हैं ताकि एक बहुत बड़ी भीड़ उनके सामने इकट्ठी हो जाए, वो अपना मैसेज दे सके। और भजन कलाकार भी एक मोटा अमाउंट वसूलते हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये व्यवसाय बन चुका है और अब ये ऐसे कि अभी अगर हमें छोटा को बुलाना है तो कितना जेब हल्का करना पड़ेगा या फिर किसी सबसे कम। अच्छा, प्रसिद्धि के हिसाब से देखें तो भारत में मुझे लगता है मैं सबसे कम ही ले रहा हूँ, सबसे कम। फिर आप अगर कैलाश खेर जी को बुलाओगे, बहुत प्रसिद्धि उनकी कोई कम नहीं है, पूरा भारत पूरा विश्व जानता है, शायद 1 करोड़ लेंगे। हाँ। गुजरात से किसी कलाकार को बुलाओगे 40-50 लाख लेंगे, गीता बहन को बुलाओगे 15 लाख लेंगे, हंसराज जी को बुलाओगे तो 20 लाख लेंगे। तो उनके मुकाबले देखें तो बहुत ज़्यादा कम है। तो राजस्थान के कलाकार क्यों कम कमा रहे हैं? अगर चलिए हम ये देखते हैं कि वो कम ले रहे तो फिर क्यों कम? उसका कारण ये है कि राजस्थान के जितने भी उद्योगपति हैं यहाँ के, हालांकि मारवाड़ी से ज़्यादा किसी के पास पैसा नहीं है, पर बहुत ज़्यादा पैसा आने के बाद दूसरों को ही बुलाते हैं, बाहर वालों को बुलाएंगे। जबकि गुजरात में क्या सिस्टम है, गुजरात में जितना उनके पास जब पैसा बढ़ेगा लोगों के पास तो अपने ही लोगों को बुलाएंगे, वो अपनों को प्रमोट करते हैं। और हमारा ये है कि हमारा ये जब भी पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आने के बाद फिर अपने गीत ही भूल जाएंगे, अपने लोगों को भूल जाएंगे, अपने चाहे वहाँ कोई लोक गायक होगा या भजन गायक होगा तो उसको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। छोटा सा आपका सर्कल कैसा है? कितने लोग हैं जिनसे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, या जिनके साथ आपका उठना बैठना? कौन है जो घनिष्ठ दोस्त, कौन है आपके? सब मेरे पास जो मेरा जीवन सिस्टम है, जो सामने है वो अपना है। अच्छा, जहाँ बैठे वही घर है। तो फिर भी कोई तो ऐसे बंदे होंगे जिनसे मैं सब पे विश्वास कर लेता हूँ। और इस विश्वास का कभी धोखा मिला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारे लोग अच्छे हैं, क्या धोखा देंगे। बट किसी ने कभी आपका मिसयूज़ किया हो या फिर आपका यूज़ किया हो, जैसे आपने मेरे पे विश्वास कर दिया कि ये भी अपना है, मैंने आपके नाम का कहीं मिसयूज़ कर दिया, तो ऐसा भी कभी हुआ है? कोई ऐसा अनुभव आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अच्छे लोग मिले जब। आपके फेवरेट भजन कौन से आपके खुद के गाए हुए, जिनको आप भले वो जनता में गए हो, हिट हुए हो नहीं हुए, मिलियंस में व्यू आए नहीं आए, वो मायने नहीं रखता, लेकिन छोटा सा को गाने के बाद ऐसा लगा कि यार ये मैंने कर दिया जो मुझे? भजन में अगर देखें तो एक भजन आपने सुना होगा, काहे रोए यहाँ तेरा। आपको गाना पड़ेगा थोड़ा सा हमारे लिए। काहे रोए यहाँ तेरा कोई नहीं, किसको सुनाए किसको सुनाए, किसको सुनाए यहाँ कोई नहीं, काहे रोए यहाँ तेरा कोई नहीं। क्या बात। ये मेरा बहुत फेवरेट है। फिर मैं 3 बार धारी भी सुनता हूँ कभी कभार, क्योंकि वो गाना बहुत मतलब मैंने भावुक होकर भगवान के लिए गाया था 3 बार। हाँ, और कविता में देखे तो माँ पद्मावती जी के लिए मैंने गाया था, पद्मिनी स्वाभिमान अमर तुम्हारा, जो मूवीज के टाइम पे बहुत विरोध में आपने गाया था। अच्छा, उसको आपने किसी दोस्त का नाम नहीं लिया, लेकिन लक्ष्य राज जी के साथ आपके कैसे संबंध है? किस तरीके से आप उनसे पहली बार आपकी मुलाकात कैसे हुई? बहुत अच्छे, पर वो दोस्त नहीं है ना मेरे। दोस्त तो है, हम तो जब भी देखते हैं आप उनके साथ घूमते हो, उनके साथ कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता उनको दोस्त नहीं कह सकता। एक तो मेरे से डबल उम्र के हैं, पिता तुल्य हैं। वो मुझे जब भी कुछ कहते हैं ना, मित्र कहते हैं, भाई कहते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, क्योंकि आप एक तो उम्र में बड़े हैं, फिर आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो उस हमको सम्मान उनको देना चाहिए। वो कह सकते हैं, मुझे मित्र कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, उनकी जो इच्छा हो, मैं नहीं कह सकता। कैसे संबंध है और कैसे मुलाकात? पहली बार मुलाकात कैसे हुई आपकी? पहली बार उन्होंने मुझे बुलाया था घर पे। अच्छा। और खूब मान सम्मान सत्कार दें, और वो ही एक आदमी है जो देसी लोगों को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं अपन लोगों को। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया तो बहुत मान सम्मान आदर सत्कार दिया। मैंने तो क्या किया उनके लिए, सिर्फ एक गीत ही बनाया। तो गीत मैंने बहुत लोगों के लिए बनाए। जो आप गए तो कभी ऐसा फीलिंग आई कि ये राजा है और मैं प्रजा, या फिर मैं एक कलाकार? उन्होंने नहीं होने दिया। मैं जब गया तो मुझे लगा, क्योंकि हम सुनते हैं, हम दूसरी जगह जाते हैं तो उस प्रकार का हमको मिल जाता है ट्रीटमेंट के, वहाँ बैठ रहे हैं साहब, वहाँ बैठेंगे, वहाँ आप बैठोगे, ये सब। वहाँ गए मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं उनके लिए, ना तो मैंने कोई स्पेशल सीट देखी जिसके ऊपर वो बैठेंगे, और उनकी एक खासियत मैंने देखी, 2 चेयर लगी हुई हैं, अगर उनका कपड़ा होगा उसके ऊपर भी रखा होगा ना, तो आप उसके ऊपर बैठ गए तो आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप उसके ऊपर क्यों बैठे। अच्छा। वो आपके सामने आकर बैठ जाएंगे। अच्छा, मतलब इतना बिल्कुल। आप कभी, मैं ये नहीं कि मेरे से प्रेम करते इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, आप खुद जाके वहाँ नोटिस करना। मैंने इतने वर्षों में देखा, मैंने कभी नहीं देखा कि उनके घर पे
जरूर नहीं साधु संत बड़ा आदमी कोई भी साधारण व्यक्ति भी, कोई यूट्यूबर भी उनसे कहीं कभी मिलने के लिए आता है तो उनको वो एहसास नहीं होने देते कि ये मेरी चेयर है, ये तेरी चेयर। मैंने अभी उनका एक वीडियो देखा था, मैं अभी उनको पर्सनली बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था, तो मैंने देखा कि वो एक साधु जी को बैठा रहे थे, तो उन्होंने वो जो कपड़ा था वो खुद रखा। वो चाहते तो 4 लोग थे जो रेडी थे करने के लिए, बहुत गुड है। लेकिन उन्होंने खुद रखा और उसके बाद पूरी तरह दंडवत उन्होंने उनको प्रणाम किया, नमन किया। तो वो दिखाता है कि वो इतने बड़े आदमी होने के बाद भी वो किस तरीके से अभी भी आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। लोगों को वो लोग समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि हमारी प्रजा है या ये ऐसे हैं। तो वो सारी चीज़ें तो दिखती है। छोटा सा आपने इतनी लंबी एक जर्नी तय की है, आपने अपने परिवार के बारे में कभी जिक्र नहीं किया, आपकी शादी के बारे में आपने जिक्र नहीं किया, बच्चे के बारे में जिक्र नहीं किया, क्या रीज़न है इसके पीछे, या नहीं करना नहीं चाहते? नहीं करना क्यों नहीं चाहते, जिक्र हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। क्या नाम है बच्चे का आपके? दत्तदेव। और कितना बड़ा है? अभी 10 महीने का हो गया। अच्छा, अभी 10 महीने। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। हम गुजरात जाते हैं, वहाँ गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र बोली जाती है, और एक संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है इन भाषाओं को। हमारी राजस्थानी भाषा को अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है, या इस तरीके से कहा जाए कि उस भाषा को इतनी अहमियत के साथ नहीं बोला जाता। हमारे जो बच्चे हैं आज के कि यार इंग्लिश सीखो, हिंदी सीखो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी भाषा को लेकर आपकी क्या राय है? तो वो तो हो गई, अब अपन भी 1 घंटे से बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो मान्यता कैसे मिलेगी? हालांकि मिलनी चाहिए। अपनी भाषा होती है। अब जब मारवाड़ी में बात करूँ तो अपन कोट लगे और अटे बैठा हूँ। अब बाहर अगर जाऊँ विदेश में कोई मारवाड़ी मिल जाए तो बहुत मतलब कोड आवे, पर बहुत दुख की बात है कि अपन मान्यता नहीं मिल रही है। और कारण भी यह है कि अपन सब बोल ही नहीं पा रहे हूँ। तो आप कोई सोचियो है कि मैं एक कोई गानों बना दूँ या एडो कोई चीज़ कर दूँ जिनने की अपनी जो भाषा है वह लोगों तक भी जाए, और वो भी समझ आवे कि एक कलाकार जो आज छोटू सिंह राणा जी ने जोड़े, जो आपको जानते भी है, जो आपको पहचानते भी है, जो आपको बुलाते हैं बाहर, उनको हो सकता है कि वो छोटू सिंह रावणा जी को जानते हैं, लेकिन छोटू सिंह रावणा जी राजस्थान से ये वो आपके भाषा उस गाने से समझ आए। तो ऐसा कोई कदम उठाने वाले हो आप फ्यूचर में? गाने तो वैसे सब मारवाड़ी में बहुत सारे हम गाते भी हैं। नहीं, भाषा के लिए अहमियत को लेकर, हाँ, भाषा जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। विचार तो बहुत समय से हैं, पर यही सोचते हैं कि कैसे किया जाए इसको, कि हमारे राजस्थान में कितनी भाषाएं हैं। हाँ, मारवाड़ी, मेवाड़ी, गोडवाड़ी, राजस्थान, और इसके अलावा भी अपनी जाति के आधार पे भी बहुत सारी भाषाएं हैं। तो उन सबको बहुत गुणीजन लोग बैठेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे, तब इस चीज़ को हम सटीक समझ पाएंगे। ऐसे नहीं हो कि हम जोधपुर वाली भाषा को मान्यता दे दें तो मेवाड़ वाली नाराज हो जाए। ऐसे कभी कभी हो सकता है। हालांकि सब लोग अच्छे हैं, मैं नहीं कहता हूँ, क्या पता मेरे पीछे लपक जाए कुछ। हालांकि ऐसा नहीं है, पर एक भाषा होकर उसकी मान्यता तो राजस्थान की भाषा को मिलना ही चाहिए। छोट सा कि तो फ्यूचर अपन गर्व से बोल सके कहीं भी, चाहे हॉस्पिटल में जाए, किसी को भी, चाहे विधानसभा में हो, चाहे कहीं भी हो, जहाँ हम खड़े हो अपनी भाषा के लिए, अपनी भाषा से बात कर रहे हैं, और कोई बाहर से आए तो उसको भी लगेगा अब राजस्थान में जा रहा हूँ, उनकी भाषा को मान्यता मिल चुकी है, तो अब मुझे राजस्थानी बोलनी पड़ेगी। कोई बाहर के, आज जैसे यहाँ से कोई महाराष्ट्र में जाता है तो वो एक बार सोचता है यार अगर वहाँ कोई काम करना है तो मुझे थोड़ी बहुत मराठी सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ काम करने वाला भी सोचेगा कि थोड़ी बहुत तो मारवाड़ी आनी चाहिए। छोटा सा आपकी रिसेंट जो कंट्रोवर्सी हुई थी रविंद्र सिंह भाटी जी की, उसके बाद आपको क्या रविंद्र सिंह भाटी जी की टीम से या फिर कोई राजपूत समाज से कोई मैसेज कॉल आके बोला कि आइए बैठते हैं, समझौता करते हैं, ये चीज़ यहीं पे छोड़ते हैं? बहुत से सोशल मीडिया पे 2 समाज भी आपस में लड़ रहे हैं, महिलाएं हैं जिनको जैसे आपने अभी बताया गालियाँ मिल रही है, और पूरी तरह से एक हेट फैल रही है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कहीं आया उनकी तरफ से कोई पहल हुई, आपकी तरफ से कोई पहल होने वाली है? कुछ भी नहीं है, बाकी होना चाहिए। हालांकि मैंने अभी महाभारत का आपको जिक्र किया था, एक बताऊं मैं आपको किस्सा महाभारत का, ही समझाऊंगा इस बात से। जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं पांडवों की ओर से कौरवों की सभा में, और वहाँ कौरवों की सभा में पहले उनको समझाते हैं, ये कहते हैं कि 5 गांव दे दो, उस 5 गांव में पांडवों को हम खुश रखेंगे और वादा करता हूँ पांडव वापस आपके ऊपर नहीं आएंगे। तो कौरवों ने कहा कि 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, हम उसको सुई की नोक पर भी ज़मीन नहीं देंगे। जब ये कहकर भगवान कुपित हुए और कहा कि अब तो महाभारत होगा, जिसको धर्म के पक्ष में आना है आ जाओ। और जब ये सब चीज़ें करके भगवान एक चीज़ का संदेश देते हैं, कहते हैं कि इतनी बड़ी धर्म सभा में बहुत सारे लोग ज्ञानी भी थे, बहुत सारे समझदार थे, बहुत सारे बलवान थे, जिनको किसी का भय नहीं, किसी के पक्ष में रहे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब ऐसे लोग भी उस सभा में थे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे खिलाफ कौन हो रहा है, मेरे खिलाफ भगवान खड़े हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं।
उन लोगों को धर्म और अधर्म का पता था, गलत और सही का पता था, फिर भी मौन रहकर चुपचाप रहकर बैठ रहे। इसका मतलब भगवान ने कहा महाभारत होना तय है। यहाँ भी परिस्थिति वही है। किसी भी एक भी गुणीजन ने आके ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है या इसमें मैं बैठने के लिए तैयार हूँ ना। मैंने कभी मना आपकी नहीं तरफ से पहल ओपन मैंने कहा अगर आप सच्चे हो तो मेरे सामने बैठो ना। अच्छा, कौन बैठ रहा है, बैठो मेरे सामने। बट वहाँ से कोई पहल नहीं हुई। कोई पहल नहीं। क्या रीज़न हो सकता है कि सच्चे नहीं है वो? आपका कहना? मैं ये नहीं कहना चाहता कि सच्चे नहीं है, वो आपको क्या पता वो हमारे साथ बैठना नहीं चाहते हो। और उसका क्या रीज़न हो सकता है? वो तो वही जाने, अंतर मन की कौन पढ़े। छोटा सा इस कंट्रोवर्सी के बाद एक फॉलो अनफॉलो का भी ट्रेंड चला, जिसमें कि छोटू सिंह रावणा को अनफॉलो किया। मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अभी इंस्टाग्राम बंद कर दूं, डिलीट कर दूं, लो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ आपको अंदर से लगा यार मेरे फॉलोअर इतनी मेहनत से मैंने गेन किए? नहीं, कुछ मैं इस चीज़ के बारे में सच भी नहीं सोचता, माता जी की कसम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इंस्टाग्राम की थोड़ी जी रहे हैं। इंस्टाग्राम तो कल मोदी जी का मूड खराब होगा, बंद कर देंगे, उसके लिए थोड़ी जी रहे हैं। बट लोगों के बीच में जा, मुझे कोई फर्क नहीं किसी तरह, क्योंकि ये एक पूरी तरह से पहल बनाई गई कि छोटू सिंह रावणा को अनफॉलो। कोई नहीं करते रहते हैं, और वो कोई ज़्यादा लोग नहीं है। कुछ बच्चे हैं जिनको सही गलत का पता नहीं होता है और ट्रेंड के पीछे, रील के पीछे में करते हैं। बाकी फेमस होने के लिए करते हैं कि उनको लगेगा कि ये रील वहाँ तक जाएगी तो लगेगा अरे हमारे समर्थन में ये भी है वो भी है। छोटू सिंह रावणा का फ्यूचर प्लान क्या है? क्या वो म्यूजिक में आगे बढ़ना चाहते हैं या आप छोटू सिंह रावणा विधायक या हम सांसद के रूप में देख सकते हैं आने वाले समय में? भजन ही अच्छे हैं अपने तो, बाकी मैं फ्यूचर का प्लान बनाता ही नहीं हूँ। बट फिर भी कुछ सोचा होगा आपने? स्टूडियो डाला है जयपुर में अपना? हाँ, स्टूडियो में 3 साल हो गए मुझे। तो आप दूसरों के साथ काम नहीं करते हैं उस स्टूडियो में? कैसा है आप अपने म्यूजिक? मेरा खुद का इच्छा है, महीने में एक आधा को गाना बनता है, बाकी स्टूडियो के पे लगाते हैं, बैठे रहते हैं, हथाई करते हैं। अच्छा, वो आपका एक ठिकाना हो गया, हाँ, बैठक ऑफिस हो से गई कि बैठने के अपना बैठना हो गया और बाकी सारी चीज़ें अपनी उसके साथ साथ चलती है। ये छोटा सा एक सेगमेंट है, आपको अपना फेवरेट जो भजन कलाकार है वो चुनना है। मैं नाम लूँगा, आपको एक चुनना है, उसके बाद मैं दूसरा बताऊँगा, कॉम्पीट होगा और उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे। शंकर टाक, लहरू दास, इसमें से आप किसको चूज करें? ये तो मेरे को ये सब भाई है मेरे। एक तो बताना पड़ेगा। शंकर टाक या लहरू दास? लहरू दास। महावीर सांकला? लहरू दास। महेंद्र राठौड़? महेंद्र सिंह राठौड़। मनीष परिहार? महेंद्र सिंह राठौड़। संत कन्हैयालाल? महेंद्र सिंह राठौड़। अनीता जांगीड़? महेंद्र सिंह राठौड़। श्याम पालीवाल? महेंद्र सिंह राठौड़। जोग भारती जी? प्रकाश माली जी? दोनों ही नहीं, एक इनमें नहीं कर सकते। एक के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आंख बंद करके नाम देना पड़ेगा। ये तो मेरे लिए बहुत धर्म संकट की कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं मानेंगे, दोनों नहीं बुरा मानेंगे। बुरा तो नहीं मानेंगे, पर कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत वो मतलब जो मेरे लिए पूजनीय है। टफ होने वाला है, आप इसको छोड़िए मत, मैं बता रहा हूँ आगे आपको और मुश्किल होने वाली। एक नाम बता दीजिए। हाँ, प्रकाश माली जी। मोहिदुन मंचला जी? मोहिदुन मंचला जी। रामनिवास राव जी। कालूराम बिखानिया जी? रामनिवास राव जी। राजकुमार स्वामी जी? छोटा सा हमारा एक और सेगमेंट है, छोटू का सिक्सर। ठीक है, इसमें हम आपको एक नाम बताएंगे, आपके दिमाग में जो भी शब्द पहले आता है वो बता देना है। जैसे कि मैं आपको एक नाम लूंगा, जैसे मैंने मेरा नाम ले लिया, अब आपके दिमाग में जो मेरे लिए, आपके लिए क्या विचार आता है? हाँ, विचार आता है। ठीक है, भजनलाल शर्मा जी? बहुत मेहनती आदमी और साधारण परिवार से निकलकर इस पद पर आना, मतलब बहुत मेहनती। वसुंधरा राजे जी? दबंग। अशोक गहलोत जी? अच्छी कार्यशैली। सचिन पायलट जी? युवा नेता। हनुमान बेनीवाल? निडर। रविंद्र सिंह भाटी? युवा नेता। कैलाश चौधरी? अच्छे संबंध, अच्छे विचार। अब टाइम है सबसे तीखे सेगमेंट का। एक ऑप्शन आपको चूज करना है, मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगा, आपको एक। रियल स्टार, भजनलाल शर्मा, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे? ये तीनों ही रियल स्टार है अपनी जगह पे, तो तीनों ही मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको एक चूज करना हो तो? भजनलाल जी। राजस्थान का अगला सीएम फेस आप किसको, छोटू सिंह रावणा जी किसको देखना पसंद करेंगे? सचिन पायलट, भजनलाल शर्मा, अशोक गहलोत?
इन तीनों में तो जो बने मेरे लिए तो अच्छे ही है। इन तीनों में मैं एक को भी नहीं कह सकता। आप जो इच्छा वो बनो। मेरे राजनीति सवालों से क्या मतलब यार। नहीं, आप एक मतदाता हैं, आपकी भी अपनी एक विचारधारा है कि मेरे लिए नहीं, ये मैं देखना मेरा चाहता हूँ। मेरा मैं मतदाता हूँ, मेरा काम सीएम बनाने का नहीं है, नहीं मेरा तो काम है विधायक बनाना। आपका काम है विधायक बनाना, और विधायक ही सीएम बनाएगा, तो आप उसी को चूज करोगे कि फिर आगे कौन है? हाँ, तो वो मैं देखूंगा कि मेरे वहां पे कौन खड़ा है। सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लीडर कौन है आपके हिसाब से? हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, सचिन पायलट? हनुमान मैन। हनुमान बेनीवाल। यूथ का असली फेवरेट कौन है? सचिन पायलट, रविंद्र सिंह भाटी, दिया कुमारी? यूथ का सचिन पायलट है, इसमें कोई दिक्कत। सबसे ज्यादा जनता से कनेक्टेड कौन है? हनुमान बेनीवाल, मदन राठौड़, अशोक गहलोत? जनता से कनेक्ट, जो धरातल पे जनता से ज्यादा कनेक्शन है जिनके? मदन राठौड़। मदन राठौड़ जी। कौन नेता सबसे ज्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करता है? हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट या रवसा? एग्रेसिव पॉलिटिक्स करता है जैसे कि समझा, जैसे कि तीखे शब्दों में बोल देना। अभी आपके हाल ही हनुमान में जी। हनुमान बेनीवाल, मैं उसी के लिए सही बोलते हो, तीखे तो। अभी आप भावी में आप उनके साथ में थे, आप उस शैली से प्रभावित होते हैं कि वो इस तरीके से जनता सामने? वो सही बोल। मैं आपको चीज़ बताऊं, लोग अभी मैंने जब उनका तारीफ करी, ये मेरे फेवरेट नेता है वो, तो लोगों में बहुत सारे लोग उसका मजाक भी बनाते हैं कि आपके फेवरेट कैसे हो गए राजनीति का। ऐसा नहीं है। क्या हुआ, वो जाट नेता है तो क्या मैं दूसरी जाति का हूँ, वो दूसरी जाति का, मैं उनकी तारीफ नहीं कर सकता? वो बंदा वहाँ पे उसने जो भी बोला 1.5 घंटे में, उन्होंने बिल्कुल सत्य बोला, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला। कोई 2-4 चीज़ उनके व्यक्तिगत विचार चीज़ उनके मैं समर्थन नहीं करता हूँ, बाकी उन्होंने जो अपने समाज के लोगों को, वहाँ बैठे हुए लोगों को कहा, बिल्कुल सही कहा। आपको लगता है आज के टाइम पे ऐसी राजनीति की जरूरत है कि इस तरीके से एकदम आप ब्लंट होके जो आपको बोलना है बोल दो? बिल्कुल, चाहे उसके लिए आगे वाले को बुरा लगे। बिल्कुल। ये जो इधर तो पीछे तो लोगों के पैर काटते हैं और मीडिया के सामने आते हैं ऐसे बिल्कुल एकदम, वो देखा नहीं वो जब रामायण वाला एक सीन जिसमें साधु रावण कैसे साधु बन जाता है 1 मिनट में, फिर सीता जाती है तो वापस साधु बन जाता है रावण, बनता है। वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो है वो खुल के, मैं ये हूँ, ये करना चाहता हूँ, बस। आप हनुमान बेनीवाल जी की राजनीति से प्रभावित है? आपको लगता है राजनीति कैसी? बिल्कुल प्रभावित हूँ। मैं उस दिन मंच पे गया, उस आदमी ने मेरे से 1% का भी स्वार्थ नहीं रखा। अच्छा, मैं रियल कह रहा हूँ। हाँ। हालांकि मुझे ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए। वो आदमी मंच पे आए, रात को 2 बजे आए, और उनको ये मतलब नहीं था भाई यहाँ 2000 लोग हैं या 20,000 होने चाहिए। उन्होंने एक बात रखी, उन्होंने कहा कि ये अगर रैली होती ना तो आप 20,000 आ जाते, पर आज बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आप आए नहीं। ये 4 कलाकार यहाँ पे आए, ये आए हम सबकी मदद करने के लिए, इस रैली का, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अगर ये नाचने वाले होते साथ में तो आप 20,000 यहाँ पे हो जाते। उन्होंने बहुत भावुकता से उस चीज़ को कहा, नो डाउट। वो उनके मन में पीड़ा भी है समाज को लेकर। हाँ, वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? सारे लोग तो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, और ऐसी तो बात है नहीं कि वो दूसरों की मदद नहीं करते। करते हैं, मैंने देखा बहुत जगह। उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि वो सिर्फ अपने समाज की बात करते हैं, वो 36 कौम की बात नहीं करते उसको। अब देखो, मैं उनका वो क्या बोलते हैं, राजनीति किस तरीके की राजनीति वो करते हैं वो मुझे नहीं पता, पर मैंने जहाँ तक देखा है, उस बंदे को याद करोगे तो वो आ जाएगा। हालांकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ जो मैं उनके बारे में कुछ कहूँ या फिर आपको प्रेरित करूँ कि उनकी टीम में चले जाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा बंदा है, मेहनत कर रहा है, और क्या फ़र्क पड़ गया मैंने उनकी तारीफ़ करी तो? वो भी हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप बुलाओ ना, आपने बुलाया नहीं, जो लोग बुलाएंगे उनके मदद के लिए पहुँच जाते वो। मदन राठौड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, आप उनकी राजनीति को कैसे देखते हैं? उनसे आपके कैसे संबंध है, और क्या आपको इन फ्यूचर उनके अंदर दिखता है कि वो राजस्थान के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत। एक तो गुणी है और बहुत दूर की सोचते हैं मदन जी, मैंने उनको देखा है। जब विधानसभा के चुनाव थे तो पार्टी का आदेश था, हालांकि वो ऐसे थे कि वो अगर लड़ लेते चुनाव तो शायद जीत भी जाते या फिर बीजेपी को नुकसान करते। उन्होंने जरूरी नहीं समझा, उन्होंने कहा मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है, संघ मेरे लिए सर्वोपरि है, जो आदेश देगा उस पर हम खरे उतरेंगे। और लंबी सोचने वाले आदमी हैं, उनका बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप उनकी राजनीति से प्रभावित हैं? बहुत। आप जब भी मिलते हैं आप? बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। मैं उनके घर पे शादी में गया, मैं तो पहली बार मिला। हाँ। तो उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। हालांकि मैं तो एक छोटा सा भजन गायक ही हूँ, पर उन्होंने मुझे बहुत ऐसे आदर सत्कार मेरा किया। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, शायद आप पहले कलाकार हो और आखिरी कलाकार भी हो जिनके गाने पे मदन राठौड़ जी ने डांस किया। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जितना मैं उनको जानता हूँ, कि आप पहले और आखिरी कलाकार भी हो। वो कभी डांस नहीं करते, लेकिन आपने उनके शादी में, मैं भी था वहाँ पे जब गाया था, तो वो डांस किया था। छोट साहब, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत सारी बातें आपने शेयर करी, और बहुत ही बेबाकी से बातें रखी अपनी, और बहुत ही निडरता के साथ जो आपको बात रखनी थी
वो जनता तक पहुंचा है। और अब मैं इसको एक हैप्पी नोट के साथ एंड करना चाहूँगा। आपसे एक गाने की मैं फरमाइश करना चाहूँगा। आपका फेवरेट गाना ही ले लेते, जो आपको लगता है कि जनता के लिए आपको गाना चाहिए। कौन सा गाओगे आप बताओ, आपको क्या सुनना है? सतरंगी चले? झीणो चाले बाहरों ने उड़े था, ये गाना मेरा बहुत फेवरेट हुआ था, मतलब बहुत फेमस हुआ था। अच्छा। बहुत चला। झीणो चाले बाहरों ने उड़े थारो लहरियो, सरर उड़े रे सतरंगी थारो लहरियो, सरर उड़े रे सतरंगी थारो लहरियो। छोटा सा एक और गाना मैं आपसे, आप कंचन वाली काया को अगर मेरे लिए 2 शब्द। मिलो वे तो मिल लो रे जगत वाला मिन खासू, मिलो वे तो मिल लो रे जगत वाला मिन खासू, मिलो रे बिछुड़ी अरे बाद बड़ो पछतावेला, कंचन वाली काया रे सैलानी 2 दिन पावना, एक दिन जावाला और पाछा को नहीं आवाला। बहुत बहुत आभार छोटा सा आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी सारी हमने बातें करी। आई होप आपको भी मज़ा आया बहुत होगा। मज़ा है, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी समय बाद इतनी बातें करी।